हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश एडीपी की हम क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और चौथा वीडियो आज लेकर आया हूं। यानी हमारे 3 वीडियो में 3 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा वीडियो में आज चौथा एक्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छे लगते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करते चले। आइए आज हम चौथा एक्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश का ही लोकल लॉ, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 क्रमांक 24 सन 2010। ठीक है। इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी। ठीक। लोक सेवाओं के लिए प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में आया है ये। इसे राज्यपाल की अनुमति जो मिली है वो 17 अगस्त 2010 को मिली है। राष्ट्रपति की अनुमति 17 अगस्त 2010 को मिली है और इसे लागू किया गया है 25 सितंबर 2010 को। राज्यपाल की अनुमति 17 अगस्त को मिली और इसे लागू कर दिया गया 25 सितंबर 2010 से लागू कर दिया गया। और हम बात करें कि इस एक्ट को भारत गणराज्य के कौन से वर्ष अधिनियमित किया गया, तो भारत गणराज्य के 61वें वर्ष विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। 61वें वर्ष। चलो ठीक है, 3 तारीख हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट का लाने का उद्देश्य क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य इस एक्ट का है। ठीक है। इसी हम एक्ट की बात, कुल धारा की बात करें तो कुल धारा इसमें दोस्तों 11 है, 11 धारा है। छोटा एक्ट है लेकिन मध्य प्रदेश से है, इसलिए महत्वपूर्ण एक्ट है, नया एक्ट है, संशोधनों में जोड़ा गया। ठीक है। ध्यान रखना, इस एक्ट से भी हमें 6 से 9 नंबर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना। ठीक है। आप इस एक्ट को समझने की कोशिश करें, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है। बेसिक समझ गए तो हम इसमें नंबर लाने की अच्छी कोशिश करेंगे। आइए धारा 1 की तरह इसी धारा भी वही बताती है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। इसका नाम मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 क्रमांक 24 है और इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। और इसका जो प्रारंभ दिनांक है, इससे मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र में जिस दिन प्रकाशित करे उस दिन इसे लागू कर सकती है। और लागू डेट की बात करें तो 25 सितंबर 2010 को यह एक्ट लागू हुआ। इसकी धारा 2 जो बात करती है परिभाषा के बारे में। ठीक है। तो आइए जानते हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिभाषा का अर्थ यही लगाया जाएगा जो कि डायरेक्ट में दिया है। 2 का बात करती है पदाभिहित अधिकारी। इस एक्ट के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है उसको पदाभिहित अधिकारी कहते हैं। आइए पदाभिहित अधिकारी से आशय क्या है, अभिप्रेत है। तो धारा 3 के अधीन बताए गए अधिसूचित कोई अधिकारी, धारा 3 में उल्लेख किया गया है कि अधीन अनुसूचित कोई अधिकारी पदाभिहित अधिकारी समझा जाएगा। धारा 2 जो बात करती पात्र व्यक्ति कौन होगा, जिस व्यक्ति को लोक सेवा संबंधित कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बिजली हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, किसी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, ऐसा व्यक्ति पात्र व्यक्ति होता है। और पात्र व्यक्ति की परिभाषा 2 में दी गई है, जो बात करती है अधिसूचित सेवाओं के लिए पात्र व्यक्ति। जो एक अधिसूचा जो सूची दी हुई है, लिस्ट पूरी इस एक्ट के अंतर्गत, उस सूची में जो पात्र व्यक्ति है उसको पात्र व्यक्ति माना गया है। पात्र व्यक्ति के अंतर्गत अधिसूचित सेवा के लिए पात्र व्यक्ति आता है। 2 का अधिकारी, 2 का पात्र व्यक्ति, 2 का प्रथम अपील अधिकारी। ठीक है। इसके आशय क्या है, तो धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया अधिकारी। ठीक है। ये प्रथम अपील अधिकारी होता है, मतलब पहले पदाभिहित अधिकारी होता है। पदाभिहित अधिकारी को जो भी हमारे को सेवाएं लेनी हो उस सेवा के लिए हम इसे आवेदन देते हैं। ठीक है। इस आवेदन को मान लो ये नामंजूर कर देता है या कोई कारण नहीं बताता है और निश्चित समय के अंदर हमें सेवा नहीं देता है, तो हम इसके खिलाफ प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन करेंगे, प्रथम अपील करेंगे। ठीक है। तो ये प्रथम अपील अधिकारी का प्रावधान धारा 2 में बताया गया है। आइए 2 जो बात करती है विहित, तो विहित के अंतर्गत क्या आते हैं, इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम आते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए नियम आते हैं विहित के अंतर्गत। आइए सेवा का अधिकार, सेवाओं का अधिकार जो है धारा 4 के अधीन सेवाओं का अधिकार से आशय है धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने की का अधिकार। ठीक है। धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है तो सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार। 4 सेवा से अभिप्रेत, और सेवा से अभिप्रेत है, सेवा से आशय है धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा, धारा 3 के अधीन अधिसूचित की गई कोई सेवा। ठीक है। 4 और 6 द्वितीय अपील अधिकारी प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी।
जब प्रथम अपील अधिकारी के पास हमने आवेदन कर दिया और उसके पश्चात भी हमें इसके खिलाफ भी इसके विरुद्ध इस प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध आवेदन द्वितीय अपील कर सकते हैं द्वितीय अपील अधिकारी को, ठीक है। और ये द्वितीय अपील अधिकारी आवेदन कर सकते हैं और इसकी परिभाषा बता रही है कि धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई अधिकारी, ठीक है। इसमें भी धारा 3 के अधीन जो अधिसूचित किया जाएगा द्वितीय अपील अधिकारी को, और धारा 3 के अधीन अधिसूचित किया गया द्वितीय अपील अधिकारी, और फिर ये जो दंडित करेगा उसके हिसाब से फिर इन पर जुर्माना होगा। हम अगली धारा में बात करेंगे जुर्माने के बारे में कि प्रथम अपील अधिकारी यदि कोई कार्य नहीं करता, प्रभावित अधिकारी कोई कार्य नहीं करता तो उनके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, तो अगली धारा में देखेंगे, ठीक है। अभी हम परिभाषा 2 जा में बताया गया राज्य सरकार क्या होगी, तो राज्य सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार आएगी, ठीक है। 2 जा में राज्य सरकार के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, आएगी, ध्यान रखना। और 2 झंडे का तो निश्चित की गई समय सीमा, निश्चित की गई समय सीमा धारा 3 के दिन बताई गई निश्चित की गई समय सीमा के बारे में, ठीक है। इस तरह से हमारी ये धारा 2 कंप्लीट हो गई है और ये परिभाषाएं हमारी पूरी कंप्लीट हुई। परिभाषा में पदावित अधिकारी को बताया गया है, पात्र व्यक्ति, प्रथम अपील अधिकारी, विहित, सेवा का अधिकार, सेवा से विपरीत, द्वितीय अपील अधिकारी और राज्य सरकार और निश्चित की गई समय सीमा, ठीक है। इस तरह से हमारी पूरी क्या बोलते हैं परिभाषाएं कंप्लीट हुई। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अगली धारा नंबर धारा 3। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं धारा 3। धारा 3 जो बात करती है सेवाओं, पदाभित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा की भी निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना, ठीक है। राज्य सरकार समय समय पर उन सेवाओं, पदाभित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर अधिसूचना कर सकेगी और इनको यह अधिनियम लागू होगा, ठीक है। इनको यह अधिनियम लागू होगा, राज्य सरकार उनको यह अधिसूचित कर सकेगी, ठीक है, ऐसे कार्य के लिए। धारा 3 तो बात करती है, ठीक है। आइए धारा 4 देखते हैं। निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, पदाभित अधिकारी सेवाएं प्रदान कराएगा और निश्चित की गई समय सीमा के भीतर उनको सेवा प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है। और निश्चित की गई समय सीमा के भीतर पदाभित अधिकारी सेवाएं प्रदान कराएगा। धारा 4 बात करती है निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान कराएगा कौन, पदाभित अधिकारी, ठीक है। आइए धारा 5 निश्चित की गई समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता चलूं आपको बोर्ड में। निश्चित की गई समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, इसके 2 क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदाभित अधिकारी को इस प्रकार, पदाभित अधिकारी को अपन आवेदन देंगे और आवेदन देने के पश्चात जब उसको प्राधिकृत या उसके अधीनस्थ उसके नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति को अपन आवेदन देंगे और ऐसे व्यक्ति को जैसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे, या तो पदाभित अधिकारी को देंगे या उसके अधीनस्थ व्यक्ति को देंगे या जिसे राज्य सरकार उसके लिए नियुक्त करे उसको देंगे, ठीक है। और ऐसे आवेदन समग्र स्वीकृति दी जाएगी, उसकी स्वीकृति हमको दी जाएगी और निश्चित की गई समय सीमा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी, ठीक है। और उस तारीख से प्रारंभ होगी तो क्लॉज 1 बताता है। आई क्लॉज 2 बात करता है पदाभित अधिकारी धारा 1 के दिन आवेदन प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवाएं प्रदान कराएगा, उसको निश्चित की गई समय सीमा के भीतर पदाभित अधिकारी उसको निश्चित की गई समय सीमा के भीतर उसको सेवाएं प्रदान कराएगा या आवेदन नामंजूर करेगा, ठीक है। जब सेवाएं प्रदान करो आप उसकी और जब कोई कारण है तो उसका नामंजूर आवेदन करो और नामंजूर करने की स्थिति के कारण अभिलिखित करते हुए आवेदन को सूचित करना होगा। और जिसकी आप आवेदन को नामंजूर कर रहे हो तो नामंजूर करने के कारण को अभिलिखित करके उसको सूचित करना होगा, भैया आपके कारण आवेदन नामंजूर किया गया है, ठीक है। आइए धारा 6 जो बात करती है तो ध्यान रखना दोनों क्लॉज 2 1 और 2 हमने देखा 1 और 2। आइए धारा 6 ये बात करती अपील के बारे में, ठीक है। कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया गया है, ठीक है, तो निश्चित की गई आपने देखा धारा 5 क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ठीक है। और इस एक्ट की जो धारा 6 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों, इस एक्ट से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए इस पर ध्यान रखना है हमें। अपील, अपील कहां पर होगी, अपील कैसे होगी, तो देखो अपील पदाभित अधिकारी को यदि वो आवेदन नामंजूर करता है या आवेदन नहीं करता है या निश्चित की गई समय सीमा के भीतर वो कार्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति को अधिकारी है, जो व्यक्ति पात्र है वो उस व्यक्ति के खिलाफ जो पदाधिकारी है आवेदन
अपील करें। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जिसका आवेदन नामंजूर किया गया है धारा 5 धारा 2 के अधीन, उसे निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है और नामंजूर की तारीख से, जिस दिन नामंजूर किया गया है उस दिन की तारीख से या समय सीमा के अवसान हो जाने के पश्चात 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन कर सकता है। कितना पीरियड है इसका? पीरियड है 30 दिन का। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना 30 दिन का। लेकिन 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा, परंतु प्रथम अपील अधिकारी 30 दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय सीमा के भीतर अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारणों से, मतलब उसके पर्याप्त कारण होंगे तो ही वो 30 दिन के बाद भी उसकी अपील को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा 30 दिन के अंदर उसे अपील स्वीकार करनी और अपील दाखिल करनी होगी। इसके पश्चात वो अपील नहीं लेगा लेकिन उसका पर्याप्त कारण होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन है ना, कोई व्यक्ति नामंजूर करता आवेदन तो उसी खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, धारा और 30 दिन के अंदर नामंजूर की गई तारीख से 30 दिन के अंदर या निश्चित की गई समय सीमा के भीतर उसके अवसान के पश्चात 30 दिन के भीतर हम प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकते हैं। ठीक है, धारा 6 की उपधारा 1 ये बात करती है। आइए उपधारा 2 बात करती है, प्रथम अपील अधिकारी आदेश देगा पदाधिकारी अधिकारी को कार्य करने के लिए। ठीक है, और ये फिर ये अपील चली गई प्रथम अधिकारी को, तो प्रथम अधिकारी जो है अपील अधिकारी आवेदन करेगा और उसको आदेश देगा भैया कि इस अधिकारी को आदेश देगा निश्चित कालावधि के भीतर सेवा प्रदान का आदेश देगा और अपील को रद्द कर सकेगा। ठीक है, जो सभी परिस्थिति होगी वो धारा 2 क्लॉज 2 में बताया गया है। ठीक है, धारा 2 का बोलती है अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी ये पाता है, अपील की सुनवाई के पश्चात 2 काम में बताया गया है, यदि अपील अधिकारी ये पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद भी पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा, पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, पदाभित अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समुचित किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया है, तो द्वितीय अपील अधिकारी को पदाभित अधिकारी और धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन शासित अधिरोपित करने का निर्देश कर सकेगा। प्रथम अपील अधिकारी उस पर शासित करेगा, दंड पेनल्टी उस पर लगाएगा। ठीक है, आइए हम बात करेंगे इसका क्लॉज 3 जो बात करता है। आप सुनिए क्लॉज 3, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध इसने जो आदेश दिया, ठीक है, उसके विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60, इसने जो आदेश दिया उस तारीख से 60 दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी। प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध इसकी जो आदेश है उसके विरुद्ध हम 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं, परंतु द्वितीय अपील अधिकारी 60 दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि इसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने के पर्याप्त कारणों से परिवर्तित रहा था। ठीक है, यहाँ पर वही कंडीशन लागू हो रही है, क्या 30 दिन के पश्चात भी वो आवेदन स्वीकार कर सकता है लेकिन कारण पर्याप्त हो, और यहाँ पर भी द्वितीय अपील अधिकारी भी आवेदन स्वीकार कर सकता है लेकिन उसका भी कारण पर्याप्त हो कि हाँ किस कारण से वो आवेदन नहीं कर सका, ये का बहुत यदि मतलब ऐसा कारण पर्याप्त होना चाहिए, मतलब इस तरह से बीमारी से ग्रस्त हो कि वो उठ ही नहीं पाया हो, ठीक है, या इस तरह मतलब एक्सीडेंट हो जाना कि ताकि वो आ जा नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी ऐसा प्रमुख कारण होने के कारण वो इसको अवसान के पश्चात भी अपील दायर कर सकता है। ठीक है, तो ये क्लॉज 3 भी हुआ इसका कंप्लीट। आइए अब हम बात करते हैं इसके बारे में पेनल्टी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा आप एक डायरेक्टिव देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी बात हुई, ये ध्यान रखना 30 दिन का और 60 दिन का, 30 दिन प्रथम अपील अधिकारी के और 60 दिन प्रथम अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को 60 दिन, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आईएमपी, ये धारा 6 आईएमपी थी और धारा 7 भी आईएमपी है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, धारा 7 बताता हूं मैं आपको। आइए देखते हैं धारा 7 जो बात करती है शासित पेनल्टी की। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण धारा है, आईएमपी से ध्यान रखेंगे आप। इसमें कहां पर ध्यान रखना, देखिए इसका क्लोज 1 बताता है जहां द्वितीय अपील अधिकारी को ये राय है कि पदाभित अधिकारी ने अपना कार्य नहीं करा, बिना पर्याप्त कारण के युक्तियुक्त कारण की सेवा प्रदान करने में असफल रहा, तो वहां पदाभित अधिकारी पर ऐसी एक मुक्त शासित अधिरोपित कर सकेगा। द्वितीय अपील अधिकारी उस पदाभित अधिकारी पर शासित या पेनल्टी लगा सकता है। जो आइए धारा 7 समझते हैं जो बात करती है पेनल्टी के बारे में। ठीक है, तो कम से हम पेनल्टी लगा सकते हैं
तो इसका धारा 1 बात करती है, यहाँ द्वितीय अपील अधिकारी की राय है, यहाँ द्वितीय अपील अधिकारी की राय है, ये कोई प्रभावित अधिकारी जिसे कार्य करने के लिए सौंपा गया था उसने पर्याप्त समय के अंदर कोई कार्य नहीं किया या कार्य करने में असफल रहा या युक्तियुक्त कारण के बिना उन्होंने उस कार्य को नहीं किया, तो द्वितीय अपील अधिकारी उसको कम से कम 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक से, जो 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा, पेनल्टी लगाएगा। लेकिन पेनल्टी लगाने से पहले उसको इस अवसर पर युक्त अवसर दिया जाएगा कि भाई आप अपनी सफाई दें कि आपने ऐसा कार्य क्यों नहीं करा। यदि सफाई दे पाते हैं तो वो पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, और यदि सफाई देने में वो असमर्थ रहते हैं तो उन पे कम से कम 500 रुपए और 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा, उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी प्रभावित अधिकारी से। ठीक है, द्वितीय अपील अधिकारी इस पर पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2-7 का उपधारा 1 में खा जो क्लोज है वो बात करता है, यदि प्रभावित अधिकारी विलंब करता है किसी कार्य को करने में तो उसको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा पेनल्टी वसूली जाएगी। ठीक है, 7 क्लोज 1 में का ये बात करती है, खा 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का विलंब के बारे में बात करती है, शासित के बारे में। ठीक है, पेनल्टी के बारे में। तो दोनों हमारे कंप्लीट हुए, ध्यान रखना। ठीक है, और लेकिन परंतु बात करता है, इनको जो प्रभावित अधिकारी को है पर्याप्त कारण बताना होगा, भाई उसको मौका दिया, अवसर दिया जाएगा उनकी सफाई देने का, भाई आप सफाई दें, आपने ऐसा कार्य क्यों नहीं किया। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ हमारा। 7 का 2 जो बात करती है, यहाँ द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के आदेश देने में या विनिश्चय करने में या निर्णय देने में असफल रहा तो वहां द्वितीय अपील अधिकारी जो 500 रुपए से कम नहीं होगा और जो 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा, दंड जुर्माना अधिरोपित करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे अपन, 500 रुपए से कम नहीं होगा और जो 5000 रुपए तक हो सकेगा। परंतु इसका भी यही है कि प्रथम अपील अधिकारी को शासित अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, सफाई का मौका दिया जाएगा, भैया आपने ऐसा क्यों किया, बताइए कारण। ठीक है, यदि बता पाते हैं, सफाई दे पाते हैं तो नहीं लगाया जाएगा, और यदि नहीं दे पाते हैं तो 500 रुपए और 5000 रुपए तक का जुर्माना उन पे लगाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा किसका क्लोज 3, 4, 5 है, आप प्लीज डायरेक्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात होगी प्रभावित अधिकारी से 500 रुपए से 5000 रुपए तक, 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से विलंब के शुल्क में 5000 रुपए तक, और प्रथम अपील अधिकारी से भी 500 से 5000 रुपए तक वसूले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको युक्त अवसर दिया जाएगा सफाई देने का। ठीक है, इसके अलावा धारा 4 जिसकी उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5 भी बात करती है, वो आप डायरेक्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, मेन बात जो थी हमारी समझ में मैं आपको समझा चुका हूं, और इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि किस तरह कितना इन पे दंड अधिरोपित किया जाएगा, 500 रुपए से 5000 रुपए तक, 250 रुपए से 5000 रुपए तक, 1000 से 5000 रुपए तक। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना उन ऑप्शनों का और आप क्वेश्चनों को करना। ठीक है, ध्यान से। तो 500 रुपए से 5000 रुपए तक है, और विलंब के मामले में 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए बात हम करते हैं धारा 8 जो बात करती है पुनरीक्षण के बारे में, जो बात करती है रिवीजन के बारे में। द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शासित अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से व्यतीत प्रभावित अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से, प्रथम अपील अधिकारी प्रभावित अधिकारी उस तारीख से 60 दिन के कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नामदृष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। किससे कर सकेगा? नामदृष्ट अधिकारी को, राज्य सरकार जैसे नामदृष्ट व्यक्ति को, अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा। जो विहित प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार वह उसका निराकरण करेगा। परंतु राज्य सरकार द्वारा नामदृष्ट अधिकारी का समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण से समय पर नहीं दिया जा सका था, तो ऐसे आवेदन को 60 दिन की उक्त कालावधि के अवसान हो जाने के पश्चात भी ग्रहण किया जा सकेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हमारी धारा 8 सीधी ही पूछी जा सकती है कि पुनरीक्षण का प्रावधान किसमें किया गया है, तो धारा 8 में किया गया है रिवीजन का प्रावधान। धारा 8 का नामदृष्ट अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन, ठीक है, रिव्यू के बारे में बताया गया है। धारा 7 की उपधारा 5 के खंडगा के अधीन, ठीक है, ये इतना ही याद रखना, ये धारा याद रखना आप। ठीक है, फिर अब धारा 9 बात करती है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
कोई व्यक्ति कार्य करता है, कोई अधिकारी कर्मचारी और सद्भाव अपने सोच समझ से कार्य करता है, सद्भाव पूर्वक कार्य करता है, तो उस कार्य को गलत नहीं माना जाएगा, उस कार्य के लिए कुछ संरक्षण दिया जाएगा। धारा 9 बात करती है सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण के लिए। धारा कौन सी धारा बात करती है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो धारा 9 सद्भाव पूर्वक कार्रवाई संरक्षण के लिए बात करती है। ठीक है। नियम बनाने की शक्ति, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी, है ना। और नियम बनाने के बाद क्या रखेगी? विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ठीक है। और कठिनाई दूर करने की शक्ति, तो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावित करने और कठिनाई को उद्भूत होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को से असंगत न होने के वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी। ठीक है। ये ध्यान रखना आप, जैसे कि ये एक्ट मध्य प्रदेश का है और तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है और कठिनाई दूर करने की शक्ति भी राज्य सरकार को है। और यदि इसके अलावा कोई एक्ट केंद्र का होता है तो उसमें जो सरकार को नियम बनाने की और कठिनाई दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है। तो एग्जाम हॉल में आप थोड़ा दिमाग लगाएं और कुछ लॉजिक लगाएं तो आप बहुत से क्वेश्चन हम जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ गलती नहीं करते, ध्यान रखना। इस गलतियों का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें। राज्य में और केंद्र में विशेष ध्यान रखना है हमें। ठीक है। तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार, कठिनाई दूर करने की शक्ति हमको राज्य सरकार के पास है। ठीक है। तो ये हमारा एक्ट कंप्लीट हुआ दोस्तों। ये कैसा लगा एक्ट प्लीज कमेंट करके बताइएगा। इस तरह हमारे आज 4 हमारे एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। 5वां एक्ट में आपके बीच लेकर आऊंगा और ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करिएगा और ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।